वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जो हमारा एग्जाम हुआ था रीट 2022 का जो फोर्थ शिफ्ट का जो पेपर है और जिसका पेपर कोड 1 है उसकी हम साइकोलॉजी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, याद रखना इसका जो पेपर कोड है वो पेपर कोड ए है ना। क्या है इसका पेपर कोड ए है और ये चौथे शिफ्ट का एग्जाम है। ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग में हुआ था वो वाला 24 तारीख को। उसकी हम साइकोलॉजी सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन का सीक्वेंस होगा यहाँ पे वो पेपर कोड ए के अकॉर्डिंग होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। शुरू करते हैं हम। हमारी साइकोलॉजी है। सबसे पहले हम साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है देखो साइकोलॉजी का। निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। कौन कौन शामिल है देखो, पर्यावरण भी शामिल होता है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक भी शामिल है, पर्यावरणीय भी शामिल है, तो सारे शामिल है। याद रखना सीखने की प्रक्रिया में उपरोक्त सभी। पहले का डी आंसर होगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हम माइक्रो सिस्टम। ठीक है, जिसमें व्यक्ति रहता है उसको हम माइक्रो सिस्टम बोलेंगे, सूक्ष्म प्रणाली। दूसरे का ऑप्शन ए होगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? याद रखना जो बहुबुद्धि सिद्धांत थे वो दिया था हावर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला है हमारे पास आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? तो याद रखना कौन सा, इसमें क्या होना चाहिए आपके पास, उसके बाद में मान्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप स्कूल खोल सकते हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। वो कहता है अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं? उस स्थायी परिवर्तन को ही हम बोलते हैं अधिगम। ठीक है, पांचवे का ये आंसर होगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ होता है कक्षा पहली से 8वीं तक। ऑप्शन ए होगा छठे का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? क्या पूछा इसने? आनुवांशिकता तंत्र का पूछा है इसने। ठीक है, कोशिका विज्ञान, जीवमिति, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन या उपरोक्त सभी। तो सातवें में होगा, याद रखना सी, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन। ठीक है, सातवें का आंसर है। 8वां क्वेश्चन है हमारे पास आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे का काम का निर्देश देता है? तो याद रखना 45 घंटे। ठीक है, ये सारे पेपर में क्वेश्चन आया था इस तरह का। ऑप्शन बी होगा 8वें का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? जैविक मतलब जो जीन से कंट्रोल नहीं होता है, ये सब आप देख सकते हो सिंपल सा। पहला है तंत्रिका संरचना, बिल्कुल होती है। वाहिनीहीन यानी डक्टलेस ग्लैंड जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं वो भी होती है। दैहिक संरचना भी है, लेकिन स्थितिजन्य संरचना ये जैविक निर्धारक नहीं है। 9 का आंसर डी। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? आनुवांशिकता का सामान्य नियम कौन सा नहीं है? देखो प्रगति, बिल्कुल। देखो प्रगति है क्या? देखो यार ना, प्रगति इसका नियम नहीं है। ठीक है ना, बाकी रूपांतरण होता है, प्रतिगमन भी होता है बहुत बार, जैसा पैदा होता है वैसा भी होता है। ठीक है ना, तो सारे हैं, ऑप्शन ए नहीं है। 10 में ए। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में कौन सा असत्य है, ऐसा पूछा है इसने। एक समस्या की अवधारणा, संशोधन, शोध निष्कर्ष, आधार सामग्री एकत्र करना या गतिशील दृष्टिकोण। तो आपको याद होना चाहिए जो गतिशील दृष्टिकोण है, ये अपना सही आंसर है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। परीक्षण फिर खाली स्थान छोड़ रखा है का संदर्भ को दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों की संगति से है। तो कौन सा होगा? विश्वसनीयता, वैधता या वस्तुनिष्ठता। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका आंसर जाएगा विश्वसनीयता। ठीक है, अगला चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आरटीई 2009 के अंतर्गत। ऑप्शन ए।
अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हैं, अधिक व्यावसायिक कौशल रखते हैं, सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें या लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताएं। तो याद रखना चाहिए, उसका सही आंसर जाएगा बी, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें ताकि अपना गुजारा कर सकें। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। पारितोषिक और दंड के माध्यम से सीखना इसमें आता है, कौन से अधिगम सिद्धांत से ये संबंधित है? तो ये है क्रिया प्रसूत, ऑप्शन सी। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। ये कहता है फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तंत्र कौन से हैं? फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व कितने हैं? 3 बताए थे इन्होंने, ठीक है। देखो 3 दे रखे हैं आपको, पहचान में आई क्या होगा, इदम, अहम और पराअहम। ये 3 प्राथमिक संरचनात्मक तंत्र बताए थे फ्रायड ने। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहा जाएगा? समस्थिति, संतुलन, बढ़ावा देना या प्रेरणा? इसको बोलते हैं हम होम्योस्टैटिक समस्थिति, ऑप्शन ए। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की उसकी कोई इच्छा नहीं रखती। सीता की किस प्रकार की प्रेरणा लगती है? याद रखना, यह है उसकी आंतरिक प्रेरणा, ठीक है। उसके मन में संतोष है, मन में शांति है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। प्रतिभाशाली बालक की पहचान हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रतिभाशाली बालक की पहचान में हमें क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? याद रखना, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 आता है। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के अस्तित्व स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है, कौन सा इसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो याद रखना, आसीन जीवन शैली, किसी पर डिपेंडेंट, कीड़ा में भाग लेना भी है, पहली काम करना ये भी है और पठन करना भी। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। ये कहता है जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला है। ये कथन किसने कहा था? इसने कहा था जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला है। ये किसका है? देखो ये आ रही है थ्योरी, एक थ्योरी दी थी, वो दी थी हमारे डार्विन ने। तो डार्विन की थ्योरी का ये लाइन आगे सीधी सीधी ऑप्शन ए। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? ठीक है, देखो संवेदी प्रेरक बताया था फ्रायड ने, पियाजे ने संवेदी प्रेरक बताया था बिल्कुल, पूर्व संक्रियात्मक भी बताया था, औपचारिक भी बताया था, लेकिन चक्रीय चरण नहीं बताया था, ऑप्शन सी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि क्या कहलाती है? तो याद रखना, कोई भी हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हमारे ब्रेन में जितनी भी एक्टिविटीज चलेगी उस एक्टिविटी को हम कहते हैं थिंकिंग, है ना। कुछ भी सोचते ना उसके बारे में हम उस विचारना कहेंगे हम, ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है? क्या होता है? देखो बहुत आसान है, MSCA इंटू 100 हो जाएगा हमारा ए, मानसिक आयु बटा कालक्रमानिक आयु बटा इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, MSCA इंटू 100। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। आत्मसातकरण क्या है? देखो आत्मसातकरण का मतलब होता है वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन से हैं? याद रखना, शिक्षा के जो 3 प्रमुख आधार हैं उसमें कौन कौन आता है? देखो शिक्षक आता है,
शिक्षार्थी यानी छात्र आएगा और पाठ्यक्रम आएगा, तो ऑप्शन ए हमारा टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, डिसलेक्सिया किससे कहेंगे हैं। याद रखना जो डिसलेक्सिया होता है वो पढ़ने में कठिनाई होती है। आपने मूवी देखी होगी तारे जमीन पे वाली। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 28, कहता है ये व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दी जाती है और उसे कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, यह इस प्रकार की एक प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त होता है। याद रखना देखो उसको हम चित्र दिखा रहे हैं और चित्र दिखाने के आधार पर उसके मन का हम विश्लेषण कर रहे हैं, ये होता है TAT, कथानक सम प्रत्यक्षण परीक्षण, मॉर्गन और मूरे का था। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29, ये कहता है देखो निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है। कौन से व्यक्ति के व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिगत विधि नहीं है, ठीक है। सब्जेक्टिव मेथड कौन सी नहीं है, ऐसा इसने पूछा है। व्यक्ति इतिहास बिल्कुल है, साक्षात्कार ये भी हम पर्सनल लेते हैं तो ये भी है, वस्तु सूचक इन्वेंट्री ये भी है, क्या नहीं है, रेटिंग स्केल नहीं है, याद रखना 129 में 29 में डी जाएगा अपना आंसर। और साइकोलॉजी का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। हल्की मंदता, मध्यम मंदता, गंभीर मंदता या तीव्र मंदता। याद रखना इसमें कौन नहीं आता है, तीव्र मंदता नहीं आता है, ऑप्शन डी। तो इस तरह से हमने हमारे 4th शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। और याद रखना इसका जो पेपर कोड है वो है ठीक है, ए के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन का सीक्वेंस था। थैंक यू सो मच।